गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। गैमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को स्टडी किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ चुके हैं स्पर्म और ओवा का स्ट्रक्चर, उनके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उन दोनों को इस टॉपिक में पहले ही डायग्राम के थ्रू बताया गया है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला बताया गया है इसमें एनाटॉमी ऑफ स्पर्म एंड एनाटॉमी ऑफ ओवा। नेक्स्ट ओवा एंड स्पर्म दोनों को फर्टिलाइजिंग इवेंट को एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है, जिसमें बताया गया है फ्रॉम दिस फोटोग्राफ इट शुड बी क्लियर दैट द हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म आर लेस देन 1/20 द डायमीटर ऑफ ह्यूमन एग। इसमें जो स्पर्म है एग के चारों तरफ, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से लिया गया व्यू है। इसमें जो स्पर्म है और ओवा है उसकी साइज़ में बहुत बड़ा अंतर होता है। स्पर्म हेड जो दिखाया गया है, इसमें एरो लगा हुआ है, इनकी साइज़ में बहुत ही मेजर डिफरेंसेस होते हैं। इसी की वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ओवा का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। अगर हम देखें ये हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं इसे, ये स्पर्म के बारे में बताया गया है। अब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमने बताया था कि जैसे ही ओवा राइपन हो जाता है, पूरी तरह से रप्चर होके वो फिम्बरी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट करता है। यहाँ पे जैसे बता सकते हैं, हम देख सकते हैं इसे, ये यहाँ पे ओवरी है और ये ओवरी से ओवा आगे की ओर मूव करेगा और इसको हम देखें तो ये फैलोपियन ट्यूब में आगे की ओर मूव करेगा, जहाँ पे स्पर्म इनसे मिलेंगे और स्पर्म के थ्रू हम ये जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट के बाद इसमें क्लीवेज होंगे, क्लीवेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगी और ये ब्लास्टोसिस्ट आगे की ओर यूट्रस में मूवमेंट करेगी और यूट्रस में इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो इम्प्लांटेशन के टाइम जो जायगोट होता है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है, जहाँ पे इस ब्लास्टोसिस्ट से फिंगर लाइक प्रोसेसेस डेवलप होते हैं जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम से कॉन्टैक्ट बना के प्लासेंटा का निर्माण करते हैं। आगे की ओर हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बात करें हम तो हेल्पिंग द स्पर्म एट ओवुलेशन द सर्वाइकल म्यूकस इंक्रीजेज इन अमाउंट एंड बिकम लेस थिक अलाउइंग ईजियर स्पर्म ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को ईजी बनाता है। पैसेज ऑफ द स्पर्म थ्रू द यूट्रस एंड ओविडक्ट अकर मेनली ड्यू टू द मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स। तो जैसे ही स्पर्म सर्वाइकल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उसकी मसल्स में कंट्रैक्शन से जो स्पर्म होते हैं उनको आगे की ओर मूव कराया जाता है। द oocyte की बात करते हैं, द एंड ऑफ द ओविडक्ट कम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन, फिम्बरी ऑफ ओविडक्ट एंड स्वीप द ओवुलेशन ओवुलेटेड ओवम इनटू द ओविडक्ट। तो फिम्बरी के थ्रू वो ओविडक्ट में आगे की ओर ट्रांसफ़र किया जाता है। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पर्म के लिए आता है कैपेसिटेशन। रेडिंग द स्पर्म मीन्स स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करना। स्पर्म्स कैन नॉट फर्टिलाइज oocyte व्हेन दे आर न्यूली एजैकुलेटेड। द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन टेक्स 5 to 7 hours। कैपेसिटेशन स्पर्म आर मोर एक्टिव। तो इसमें स्पर्म जो होते हैं पहले पूरी तरह से फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें उसके लिए तैयार किया जाता है, मोर एक्टिव बनाया जाता है। और इसकी जो साइट होती है वो इज द कैपेसिटेशन अकर्स इन द यूट्रस एंड ओविडक्ट एंड इज फैसिलिटेटेड बाय सब्सटेंसेस ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो स्पर्म को मोर एक्टिव बना देते हैं। द एक्रोसोमल रिएक्शन कैन नॉट अकर अंटिल द कैपेसिटेशन हैज़ अकर्ड। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो इसको हम 5 टॉपिक में बांट सकते हैं। सबसे पहले है कीमो अट्रैक्शन या अप्रोच ऑफ स्पर्म टू एग। इसमें क्या होगा, स्पर्म रैंडम मोशन दर्शाते हैं और स्पर्म में अंडे तक पहुंचने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 2 मुख्य अनुकूलन पाए जाते हैं। स्पर्म की संख्या अंडे की तुलना में बहुत ज़्यादा होगी और अंडे का आकार जो होगा स्पर्म की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। स्पर्म तथा ओवा की सतह पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लिली एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनके अनुसार एग की सरफेस पर फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये लिली ने बताया था कि भाई जो एग का सरफेस होगा उस पर फर्टिलाइजिन जो होगा वो सब्सटेंसेस पाए जाएंगे। और बैलेंस्की ने ये बताया कि स्पर्म की सरफेस पर एंटी फर्टिलाइजिन जैसी एसिडिक प्रोटीन पाई जाएंगी। किसी जाति के विशेष के एंटी फर्टिलाइजन उसी जाति के अंडों पर उपस्थित फर्टिलाइजन से क्रिया करते हैं। तो एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन में आपस में अट्रैक्शन होगा, जिससे कि स्पर्म और जो अंडे होंगे वो एक दूसरे को पहचान सकेंगे। इसे ही कीमो अट्रैक्शन कहते हैं।
इसमें बताया गया इन मैमल जोना पैलिसोडा ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन विच ट्रिगर्स एक्रोसोमल रिएक्शन। अब क्या होता है जब ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेंगे तो क्या होगा, वो एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन उसमें आएगा। तो इसमें क्या होता है, एक्रोसोम के द्वारा स्पर्म लाइसिन सीक्रेट किए जाते हैं। मैमल्स में अंडाणु का बाह्य आवरण कोरोना रेडिएटा का बना होता है। कोरोना रेडिएटा जो सेल्स होती हैं, तो इसमें बताया गया है जैसे अकर्स व्हेन स्पर्म कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद कोरोना रेडिएटा, परफोरेशंस डेवलप इन द एक्रोसोम। तो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो इसमें डेवलप कर दिए जाते हैं। एक ऐसा होता है फॉलिकल सेल्स जो से निर्मित जो बाह्य आवरण होता है वो हाइलुरोनिक एसिड द्वारा आपस में चिपकी रहती हैं फॉलिकल सेल्स। तो मैमल का एक्रोसोम जो होता है वो हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम सीक्रेट करता है जो हाइलुरोनिक एसिड को गला देता है, जिससे कि फॉलिकल सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं एवं शुक्राणु का प्रवेश सहज हो जाता है। जिस स्थान से स्पर्म अंडाणु से संपर्क करता है वहाँ पे एक्रोसोम की झिल्ली टूटकर एक नलिका जैसी संरचना बना लेगी। उसे क्या कहेंगे हम, एक्रोसोमल ट्यूब कहेंगे। तो यहाँ पे बताया गया एक्रोसोम रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ एक्रोसोम एंजाइम दैट फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे बताया गया, ये देखो लास्ट में हम देख सकते हैं ये डायग्राम में, सबसे पहले ये एक्रोसोमल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ये और लास्ट में एक एक्रोसोमल ट्यूब बन जाएगी पूरी तरह से। एक्रोसोमल प्रोसेस डेवलप हो रहा है यहाँ पे। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवलप्स, इसमें बताया गया पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू द कोरोना रेडिएटा डिपेंड्स ऑन एंजाइम्स हाइलुरोनिडेज एंड ट्यूबल माइक्रोसोमल एंजाइम। फ्लैजिलल एक्शन ऑल्सो एड्स कोरोना रेडिएशन पेनिट्रेशन। एक्रोसोमल एंजाइम्स इसमें बताए गए हैं, नाम कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रेज, एक्रोसिन, न्यूरामिनिडेज कॉजेज लाइसिस ऑफ जूना पैलिसोडा। तो जूना पैलिसोडा को क्या करते हैं, लाइसिस कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म की एंट्री बहुत आसान हो जाती है। अब ऐसा भी होता है कि अगर एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए केवल एक स्पर्म की नीड होती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद कोई दूसरा स्पर्म इसमें एंटर नहीं कर सके, इसके लिए पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स में कैसे ब्लॉक किया जाता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। चेंजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एग मेम्ब्रेन, जैसे ही जो स्पर्म होगा वो अंडे के अंदर एंटर कर जाएगा तो उसकी जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल होगा वो चेंज हो जाएगा, और उसमें जो सोडियम होगा इसमें लिखा जाएगा हाई अमाउंट ऑफ सोडियम आउटसाइड द एग सरफेस। एग सरफेस के चारों तरफ सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि पॉलीस्पर्म के लिए एक ब्लॉक का काम करता है। द कॉर्टिकल रिएक्शन अकर्स इन द फर्टिलाइजेशन व्हेन अ स्पर्म सेल यूनाइट विद द एग प्लाज्म मेम्ब्रेन। दिस रिएक्शन लीड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ जूना पैलिसोडा दैट ब्लॉक द पॉलीस्पर्मी। ये भी एक पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए बहुत मेजर फैक्टर होता है। इसमें ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है। इसमें बता सकते हैं जैसे यहाँ पे IP3 प्रोडक्शन फॉर ये स्पर्म बाइंडिंग एंड फ्यूजन ऑफ टू सेल मेम्ब्रेन, दो काम होंगे इसमें। एक सोडियम इन्फ्लक्स होगा, सोडियम इन्फ्लक्स से पोटेशियम मेम्ब्रेन कहेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज जो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करेगा। दूसरा हम कह सकते हैं दूसरी तरफ एक काइनेज स्टिमुलेशन करता है जो फॉस्फोलाइजेज C को एक्टिवेट करेगा। ये इनोसिट्रोल ट्राइफॉस्फेट को प्रोडक्शन करेगा और डाई एसिल ग्लिसरॉल DAG को प्रोडक्शन करेगा। ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ये भी एक फास्ट पॉलीस्पर्मी ब्लॉक होता है। पैसेज थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवलप, और हम देखें फिर एक्टिवेशन ऑफ ओवम, जैसे ही अंडाणु उसके अंदर चला जाएगा तो वो ओवा जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। स्पर्म ओवा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संयोजन स्थल पर एग जो सेल का कोश का द्रव्य होता है एक वार निर्मित होगा, जिससे फर्टिलाइजेशन कोन डेवलप हो जाएगा। यह कोन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आकार में बढ़ेगा। यह कोन स्पर्म को अपने अंदर ले लेगा और मनुष्य के स्पर्म की टेल जो होती है वो बाहर ही रह जाती है। इसमें हम देख सकते हैं पैसेज क्या होगा, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन oocyte एंड स्पर्म, सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑफ oocyte इज कंप्लीटेड। तो oocyte का सेकंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, जब स्पर्म उसके अंदर एंटर कर जाता है, उसे इंड्यूस करता है सेकंड मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्रोन्यूक्लियाई, अब उसके अंदर जब चला गया तो एग का जो स्पर्म का जो वो होगा प्रोन्यूक्लियाई और एग का प्रोन्यूक्लियाई होगा वो आपस में मिलेंगे और वहाँ पे एक डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण होगा, और एक्चुअल में यही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। इस तरह से जो क्रोमोजोम डुप्लीकेशन की प्रोसेस यहाँ पे होगी, जिसमें से ये दोनों पेरेंट से हमें एक एक क्रोमोजोम का सेट हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसमें डायग्राम बताया गया है, दोनों हम आसानी से इसमें देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से लिया हुआ, जिसमें दोनों ये प्रोन्यूक्लियाई आपस में मिल रहे हैं, दोनों के प्रोन्यूक्लियाई आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन फैक्ट के बारे में बताया गया है, ये 24 आवर्स ऑफ ओवुलेशन के 24 आवर्स के अंदर ये कंप्लीटेड हो जाता है अगर स्पर्म अवेलेबल होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 400 to 600 मिलियन स्पर्म आर
डिपॉजिटेड एट सर्वाइकल ओपनिंग ड्यूरिंग एजैकुलेशन, ये एजैकुलेशन में इतने सारे स्पर्म को रिलीज़ किया जाता है। सम स्पर्म आर हेल्ड अप बाय द फोल्ड ऑफ सर्विक्स एंड आर ग्रेजुअली रिलीज टू द सर्वाइकल कैनाल, दिस ग्रेजुअल रिलीज इंक्रीजेज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, वहाँ से धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। Most human sperm do not survive longer than 48 hours in the female genital tract. Only about 200 sperms reaches the fertilization site. Most degenerate and are absorbed by the female genital tract. रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रोमोसोमल डिप्लीकेशन हो जाएगा, वेरिएशंस होंगे, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स, दोनों पेरेंट्स हमको क्रोमोसोम मिलेंगे तो वेरिएशन उत्पन्न होंगे और एक एम्ब्रायो का निर्माण होगा। इस तरह से हम इस पूरे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को इन स्लाइड्स के द्वारा आसानी से, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को 5 पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे हम कह सकते हैं, हिंदी में मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले शुक्राणु का अंडाणु तक पहुँचना, दूसरा शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन करना, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, तीसरा एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, 4 एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म ओवम का सक्रियण होना, और 5th में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई और एम्फीमिक्सिस, दोनों के जो प्रोन्यूक्लियाई हैं उनका आपस में मिल जाना। इस तरह से एक पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फिनिश होता है। थैंक यू।